हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बैनर्जी है और जो मे का करंट अफेयर्स है उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो करंट अफेयर्स है उसको हम थोड़ा सा स्लो स्लो लेके जा रहे हैं। जितना अंदर उसके स्टैटिक है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक एग्जाम में अलग अलग टाइप के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो आज हम क्वेश्चन नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर इधर कर देते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट करते हैं 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि विरूपाक्ष टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब देखो, ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं ना, जो टेम्पल्स रिलेटेड जो सवाल होते हैं, रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो एपीएसएसबी में है या एपीपीएससी में है वहां पर नहीं, जितने भी जगह पर क्वेश्चंस बन रहे हैं, टेम्पल्स को जरूर लिया जा रहा है। तो यहां पर कुछ चीजें को हम यहां पर देखते हैं, इसका आप आंसर देते रहो। इसको छोड़कर कुछ जो चीजें हैं, जैसे जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनको मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। ठीक है, नॉर्मली जब भी टेम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, नॉर्मली जब भी टेम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टेम्पल में नॉर्मली दो जगह से पूछा जाता है। थोड़ा सा बड़ा करता हूं। दो जगह से पूछा जाता है। एक, उसका लोकेशन कहां पर है, इसका लोकेशन कहां पर है, और दूसरा, उसको बनाया किसने था, मींस उस समय किंग कौन था। तो ऐसे दो सिनेरियोस होते हैं। तो एक के टेम्पल लोकेशन कहां पर है उसका, और दूसरा होता है उसका किंग कौन था। तो यहां पर कुछ टेम्पल से नाम याद रखिएगा जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट होता है आपका बृहदश्वरा, बृहदश्वरा टेम्पल। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल ये होता है आपका तमिलनाडु में, तंजावुर नाम का एरिया है। तो वहां पर बनाया किसने था, इसको बनाया गया था बाय राजा चोल वन, राजा चोल वन। ओके, नेक्स्ट बृहदेश्वरा छोड़कर नेक्स्ट आता है आपका महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। ठीक है, अब ये जो महाबलीपुरम है इसको एक और नाम से कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड शोर टेम्पल। तो शोर टेम्पल या महाबलीपुरम दोनों ही आए, दोनों ही सेम ही पर्सन है। उनका नाम होता है नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा बर्मन, नरसिम्हा बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट होता है खाजुराहो टेम्पल, खाजुराहो, खाजुराहो टेम्पल। तो खाजुराहो टेम्पल जो होता है वो एक अकेले किंग ने नहीं बनाया है, एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। तो यहां पर जस्ट आप ऐसे ही याद रखिएगा, चंदेला किंग्स, चंदेला किंग्स। ठीक है, खाजुराहो टेम्पल होता है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। अच्छा, महाबलीपुरम कहां पर होता है, महाबलीपुरम होता है आपका तमिलनाडु। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, जिसको कोणार्क टेम्पल, जिसको द ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ये कौन सी डायनेस्टी ने बनाई है, ये बनाई गई है बाय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। उसके बाद होता है आपका कैलाशनाथ टेम्पल, ये कहां पर है, ये ओडिशा में है, ओडिशा। अच्छा, और नेक्स्ट होता है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है तो ये याद रखिएगा, ये सिंगल रॉक कट टेम्पल है। सिंगल रॉक कट मतलब एक ही सिंगल रॉक है जी। तो जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो कैलाशनाथ टेम्पल जो है सिंगल रॉक कट टेम्पल है। ठीक है, ये कहां पर है ये आप जान लो। तो ये होता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये होता है महाराष्ट्र। अच्छा, यहां पर एक सवाल आपसे पहले पूछ लेता हूं मैं, कि जो कैलाशनाथ टेम्पल है ये एक केव सिस्टम में है। केव सिस्टम मतलब केव बनाया गया था तो उस सिस्टम में है, उस केव का नाम क्या है। ठीक है, आप लोग बताइए कि उस केव का नाम क्या है।
ठीक है, चलो किसी का मैसेज नहीं आया। अच्छा, तो ये केव सिस्टम क्या है? ये केव सिस्टम जो होता है वो होता है एलोरा केव सिस्टम। इलोरा केव, वहां पर ये बनाया गया है। तो कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया किसने है? कैलाशनाथ टेम्पल को बनाया गया है बाय कृष्णा वन। कृष्णा वन, ओके, कृष्णा वन। तो ये जो मेन मेन टेम्पल्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्रश, ओ ये ब्रश है ना, सॉरी, क्लीन, अंडू कैसे होता है? ठीक है। अच्छा, इसको छोड़कर एक और टेम्पल का नाम याद रखिएगा जो रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है, रिसेंटली पूछा गया था, कॉल्ड मार्तंड टेम्पल। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आता है मार्तंड टेम्पल। ये मार्तंड टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस नहीं है तो इसी वजह से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मार्तंड टेम्पल को बनाया किसने था? मार्तंड टेम्पल को बनाया गया था बाय ललितादित्य, ललित उदय, ठीक है, या ललित आदित्य, अब कुछ भी, ललित उदय होता है या फिर ललित आदित्य, ठीक है। दोनों, नॉर्मली ललित आदित्य ही सबसे यूज होता है, ललित उदय भी याद रख सकते हो। तो मार्तंड टेम्पल कहां पर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं तो यहां पर हमने लिए हैं, जो जो सवाल पूछे जा चुके हैं एपीएससी में भी, एपीपीएससी में भी, एसएससी में भी एंड रेलवे। अब थोड़ा सा मैं दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो थोड़ा सा डीपर लेवल में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर बहुत ज्यादा डीप लेवल में, मान लो कि बहुत ज्यादा टफ करना चाहता है, तो दो और टेम्पल्स का नाम याद रखिएगा। पहला होता है अंकोर वट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि अंकोर वट जो है वो कहां पर है? अंकोर वट कहां पर है? तो अंकोर वट होता है कंबोडिया, अंकोर वट होता है कंबोडिया, ठीक है। तो ये इंडिया के बाहर सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल है, ठीक है, सबसे बड़ा बिगेस्ट विष्णु टेम्पल इस अंकोर वट। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा टफ करना चाहता है तो आपसे ये पूछ लेगा कि हिंगलाज टेम्पल कहां पर है, ठीक है, हिंगलाज टेम्पल कहां पर है, ठीक है। तो ये भी एक हिंदू टेम्पल है। तो ये कहां पर है हिंगलाज टेम्पल? तो हिंगलाज टेम्पल जो होता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में होता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, ठीक है। चलो, तो ये मैक्सिमम जो जो क्वेश्चन जो जो हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पर सभी लिए हैं, जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो जो क्वेश्चन होता है तो सभी हमने यहाँ पर ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जान लो, चलो क्वेश्चन पे आंसर, क्वेश्चन पे ही आते हैं कि विरूपाक्ष टेम्पल वाज रिसेंटली सीन। तो विरूपाक्ष टेम्पल कहां पर दिखता है? तो विरूपाक्ष टेम्पल होता है इन कर्नाटका, ठीक है। जो विरूपाक्ष टेम्पल है वो होता है इन कर्नाटका। और विरूपाक्ष टेम्पल को बनाने वाला जो पर्सन है उनका नाम होता है देवराया, देवराया टू, ठीक है। कृष्ण देव राय नहीं है, देवराया टू होता है ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, देवराय टू और विजयनगर एम्पायर। तो जितने भी मंदिर मैक्सिमम फेमस फेमस मंदिर हैं तो हमने इसको सब यहां पर ले लिया है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो कर्नाटका, द सर्वे ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, यहां पर एक और चीज बोल दूं आपको, एक और चीज यहां से बोल दूं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये वाला जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ओके, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर होता है, हेडक्वार्टर होता है वो होता है कोलकाता, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल हेडक्वार्टर होता है कोलकाता। अगर आपसे यहां से सवाल पूछे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ही आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है, या फिर जिसको बोलते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन, उसको ढूंढा गया था, ठीक है। तो वो आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनका ही क्रेडिट होता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर होता है आपका कोलकाता। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके फर्स्ट डायरेक्टर का नाम क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है ये लोग, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? तो उनका नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम, ओके।
और अगर आपसे पूछा जाए इन टाइम ऑफ इंदस वैली, ठीक है, इन टाइम ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन जो था, तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन थे जिन्होंने इंदस वैली सिविलाइजेशन ये टर्म दिया था, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 में ढूंढा, उसके बाद राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदारो ढूंढा 1922 में। 1924 में इंदस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया था बाय जॉन मार्शल। तो उस समय जो हेड थे उनका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है। तो आंसर इज कर्नाटका। बाकी ये दो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होने से बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 66। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज ट्रॉमा केयर एज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट। रिसेंटली ट्रॉमा केयर, जो ट्रॉमा मतलब होता है जो एक्सीडेंट होने के बाद जो लग जाता है, टूट जाता है, तो वो होता है ट्रॉमा। तो जो ट्रॉमा केयर होता है तो उसको कौन से फंडामेंटल राइट में रखा गया है कि कोई भी हॉस्पिटल जो है उसको यहां से भगा नहीं सकती, उसको वो जो पेशेंट है उसको हटा नहीं सकती। तो ट्रॉमा केयर जो होता है वो किस में आ जाता है, ठीक है। ट्रॉमा केयर जो होता है वो किस में आ जाता है, तो ट्रॉमा केयर आता है इन आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21। इसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लाइफ। और अगर दो तीन चीज मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, राइट एनवायरमेंट, कौन एनवायरमेंट मतलब जो आपका हेल्दी एनवायरमेंट है, ये कौन सा राइट है आपका, आर्टिकल 21। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ये कौन सा राइट है, ये भी आपका आर्टिकल 21। एंड आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी आपका आर्टिकल नंबर 21 में ही आता है, ठीक है। तो राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सभी आर्टिकल नंबर 22 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 जो होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ की बात करता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। 19 जो होता है वो आपका राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम। एंड आर्टिकल 32 जो होता है वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि आर्टिकल 32 जो है इसको कौन से पर्सन ने कहा था, इसको कौन से पर्सन ने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल, ये कौन से पर्सन ने कहा था, ठीक है, ये आपके लिए सवाल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसमें आएंगे। अच्छा, आर्टिकल नंबर 21। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली बिकम यंगेस्ट इंडियन। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एकदम सही, बी आर अम्बेडकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। विच इंडियन प्लेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली बिकम, देखो क्वेश्चन जो है ये बहुत ही डायरेक्ट है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यंगेस्ट बनी है, ठीक है, यंगेस्ट बनी है। तो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे जो क्वेश्चंस है आपको पहले से ऐसे मार्क करके रखना होता है, लिख के रखना होता है, ठीक है। तो यंगेस्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर वुमेन्स सिंगल्स टाइटल, तो किसने जीता है यंगेस्ट, तो ये यंगेस्ट जीता है दिव्यांशी भौमिक ने, ठीक है, दिव्यांशी भौमिक ने। इनकी उम्र जो है वो, इनकी उम्र 15 है, ओके, 15 इयर्स की है। तो उन्होंने ये टाइटल जीता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है तो उसमें हम जाएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा देखेंगे। जो जो डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट पे आपको आ रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड ए जीन साइलेंसिंग नैनोमेडिसिन प्लेटफॉर्म फॉर टारगेटेड ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन सी इंस्टीट्यूट ने एक जीन साइलेंसिंग नैनो मेडिसिन बनाया है फॉर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। ये आपके एपीएसएसबी में आने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन एपीपीएससी में जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन होता है ना, तो वहां पर ऐसे सवाल बहुत बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा अगर आप एपीपीएससी दे रहे हो। ठीक है, इवन एपीपीएससी को छोड़कर अगर कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो ऐसे टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग आंसर देते रहो, कोशिश करो। मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत सारा आइडिया नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ये सब बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लेकिन असली में ये कैंसर होता क्या है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि कैंसर का मतलब होता है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द सेल, बट होता क्या है थोड़ा सा एकदम आसान भाषा में मैं समझाता हूं, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो कि किस चीज की बारे में बात की जा रही है और कहां की बात की जा रही है। देखो, तो सबसे पहला एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि होता क्या है। तो फर्स्ट आता है कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? फर्स्ट कैंसर, कैंसर होता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल। अगर कोई सेल है जो अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिवीजन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। उस एरिया में होता है कैंसर। अब सेल ज्यादा डिवीजन होने से क्या होगा, इस लाइक ऐसा है कि आप जितना पानी पी सकते हो उससे अगर कहीं ज्यादा पानी पी जाओ तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सेम चीज होती है इधर, ठीक है। तो ज्यादा सेल होने से वो जो एरिया है वो खराब हो जाता है, तो वो होता है आपका कैंसर। अब सेल जो डिवीजन होता है ना, जस्ट यहां पर जान लो, सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मीटोसिस या माइटोसिस, एक होता है मायोसिस। ठीक है, मीटोसिस या माइटोसिस एंड एक होता है मायोसिस। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल सा भाषा में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मीटोसिस जो है वो आपके ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है, क्योंकि जब वो अलग अलग होगा तभी वो नया से बनेगा। आप उतने ही ज्यादा हाइट बढ़ेगा, चौड़ा बनोगे, तो वो होती है ग्रोथ को हेल्प करती है। एंड मायोसिस क्या करती है? मायोसिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन। अब ये बेसिक सा आइडिया हो गया। अब थोड़ा सा इसमें चलते हैं, ये होता क्या है। देखो, सिंपल सा केस समझते हैं। ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, अब सेल मायोसिस होगा या मिटोसिस होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है कि सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब ये जो डीएनए है, तो डीएनए में दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, डीएनए में दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। जैसे एक प्रोटीन होता है, जैसे एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोसाइट्स। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोसाइट्स, ओके। एक होता है आपका प्रोटो ऑन्कोसाइट। ये क्या करता है? ये जो डिवीजन है वो डिवीजन को स्टार्ट करता है, कि डिवीजन, वो जो डिवीजन है वो स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोटो ऑन्कोसाइट्स जो है वो डिवीजन स्टार्ट करता है। और दूसरा एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं P53। P53 ये क्या करता है? ये डिवीजन, कि डिवीजन हो गया, कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो डिवीजन को हॉल्ट करता है या फिर रोकता है। ठीक है, तो जो सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, तो डीएनए डिसाइड करती है, सॉरी, डीएनए डिसाइड करती है कि उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, डीएनए डिसाइड करती है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये जो डीएनए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए डीएनए दो प्रोटीन्स निकालती है। एक होता है प्रोटो ऑन्कोसाइट्स, एक होता है P53। ठीक है, या प्रोटो ऑन्को प्रोटीन्स भी बोल सकते हो आप। अब
प्रॉब्लम क्या होता है या फिर जो कैंसर होता है ये कहां से होता है। अगर मान लो ये जो प्रोटोऑन्कोसाइट्स हैं या प्रोटोऑन्कोप्रोटीन्स है ना, ये चेंज हो जाते हैं, ये अगर चेंज हो जाते हैं, मैं दूसरा इंक यूज करता हूं जिससे अच्छे से देख पाओ, चेंज हो जाते हैं टू ऑन्कोप्रोटीन्स, टू ऑन्कोप्रोटीन्स। अगर ये प्रोटीन जो है वो ऑन्कोप्रोटीन में चेंज हो जाता है, ऑन्कोप्रोटीन में चेंज हो जाता है, तब प्रॉब्लम क्या होता है, तब ये जो ऑन स्विच है कि एक टाइम के बाद मियोसिस होगा मायोसिस होगा, तो ये उसका कोई ऑन स्विच का टाइम नहीं होता है, कभी भी ऑन हो सकता है। तो वो कभी भी जो सेल है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी सेल टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस बढ़ता रहेगा। और अगर P53 जो है ये क्या होता है, ये स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ब्लैक यूज करता हूं, ये अगर स्टॉप हो जाती है तो यहां पर क्या होता है, इस प्रॉब्लम क्या होता है, जब म्यूटेशन होता है दोनों में, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये जो हॉल्ट करती है ना, ये जो हॉल्ट करती है ये हॉल्ट नहीं होता, ठीक है, नो हॉल्ट, तो कंटिन्यूअस बनती ही जाती है, बनती ही जाती है। तो ये दोनों स्टार्ट करती हैं बंद करती हैं, लेकिन अगर मान लो ये दोनों ही खराब हो गए तो स्टार्ट कभी भी हो सकता है और बंद नहीं होगा। ये जो स्टार्ट हो जाएगा बंद नहीं होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो दिस इज नोन एज कैंसर, ठीक है। तो ये होती है कैंसर। तो कंटिन्यूअस जो सेल्स हैं वो बनते रहेंगे, तो वो होता है कैंसर, ठीक है। तो ये आसान भाषा में होता है। बहुत सारे लोगों को कैंसर पता है, बट कैंसर होता कैसे है, ऐसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, जिससे आपको जब आप लिखो, बाद में लिखो, तो आपको थोड़ा सा पता हो कि हो क्या रहा है, ओके। तो अब ये जो ऑन्कोसाइट्स हैं या ऑन्कोप्रोटीन है एंड जो P53 है, ये चेंज क्यों होता है, चेंज क्यों होता है, तो यहां पर याद रखो कि चेंज क्यों होता है। चेंज होता है अगर डीएनए में, ओके, अगर डीएनए में यहां पर म्यूटेशन हो जाए तो, ठीक है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन कैसे होता है वो बात की बात है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, एरिया चेंज हो जाता है, तो इसी वजह से म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन हो जाए तब ये सब चेंज हो जाएगा। अब जीन साइलेंसिंग नैनोमाइट्स क्या है, जीन साइलेंसिंग नैनोमाइट्स, जीन साइलेंसिंग नैनोमाइट्स अब आप समझ जाओगे। जीन साइलेंसिंग नैनोमाइट्स क्या है कि वो बाहर से एक आरएनए को भेजेंगे, ठीक है, एक आरएनए को भेजेंगे विथ लेयर ऑफ लिपिड, लिपिड लेयर से एक लेयर, लिपिड का लेयर होगा आरएनए के ऊपर, उस आरएनए को भेजेंगे। और भेजने के बाद ये जो प्रोटीन्स है ना, जो ऑन्कोप्रोटीन्स है ना, जो बन रहा है, ऑन्कोप्रोटीन्स जो बन रहा है, तो ये आरएनए क्या आएगा, आरएनए आएगा ऑन्कोप्रोटीन्स के पास, और ऑन्कोप्रोटीन्स को ऐसे वो एक जगह पर स्टॉप कर देगा, ऑन्कोप्रोटीन्स को ऐसे घेर लेगा, और जिससे ऑन्कोप्रोटीन्स और काम नहीं कर पाए, ऑन्कोप्रोटीन्स को बंद कर देगा। अब बंद कर देगा तो वहां पर कैंसर जो सेल्स हैं वो बनना बंद हो जाएंगे, कैंसर सेल्स बनना बंद हो जाएंगे, तो कैंसर हट जाएगा, ठीक है। तो जो ये क्या होगा, ये आरएनए जो है, जो जीन साइलेंसिंग नैनोमाइट्स हैं, ये क्या है कि ये आरएनए भेजेंगे और आरएनए जाके ये ऑन्कोप्रोटीन्स को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, ऑन्कोप्रोटीन्स को कैप्चर कर लेगा, तो उससे वो खत्म हो जाएगा। तो ये किसने किया है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड जीन साइलेंसिंग नैनोमाइट्स, तो इसने किसने किया है, दैट इज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पुणे में जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने किया है, ठीक है। तो आप लोग 1 सेकंड 1 मिनट ले लो और इसको अच्छे से देख लो, मार्क कर लो, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा लिखा हुआ। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या है, काट देते हैं। तो आंसर इज अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये देखो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, जो आरएनए भेजेगा उसको सी आरएनए बोलेंगे, ठीक है, साइलेंट करने के लिए, दैट इज सी आरएनए। तो एक मेसोफोरस
ये सब समझिए, मेसोपोरस का मतलब होता है जो आपका ये जो वर्ड होता है ना, टेक्नोलॉजी यूसेस मेसोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स। मेसोपोरस का मतलब होता है जो पूरा पहुंचेगा नहीं, मतलब पूरा अच्छे से पार नहीं हो जाएगा, सेल के अंदर ही रुक जाएगा, जो मेसोपोरस है। मेसो का मतलब होता है मिडल, थोड़ा सा पोरस है जहां से सिलिका भी निकल सकती है, तो दैट इज मेसोपोरस नैनो पार्टिकल्स। चलो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हो जहां पर रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे पीपीएससी, यूपीपीएससी या पीसीएस, कोई भी एग्जाम, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द नेग्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस रिपोर्ट, नेग्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस रिपोर्ट 2025 किसने पब्लिश किया है? तो ये नेग्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस रिपोर्ट किसके ऊपर बेस्ड है? नॉर्मली ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये होता है आपका जो माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के ऊपर नॉर्मली बेस्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शंस है, रिफ्यूजी काउंसिल, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो यहां पर बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको कुछ चीजें, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो कि आपको क्या लगता है, आप क्या लगता है वो कोशिश करो, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, नॉर्वे रेफ्यूजी जो काउंसिल होता है, नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल जो होता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है आपका ओस्लो, ठीक है, ओस्लो। ओस्लो होती है नॉर्वे की राजधानी, ठीक है, ओस्लो होती है नॉर्वे की राजधानी, तो ये होता है आपका ओस्लो, ओके। अच्छा, बाकी जो तीन है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड ये वाला जो है, ठीक है, बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब याद रखिएगा, इनका सबका हेडक्वार्टर, इनका सबका हेडक्वार्टर होता है जेनेवा, ठीक है, इनका सबका हेडक्वार्टर होता है जेनेवा। तो जब भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो ह्यूमन राइट्स में जितने भी होते हैं सबका हेडक्वार्टर जो होता है वो मोस्टली जेनेवा में ही होता है, ठीक है, वो मोस्टली जेनेवा में ही होता है। और हमारे देश में आपको पता होगा कि हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये बनाया गया था 1993, और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर कहां होता है? ये होता है आपका न्यू दिल्ली। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि नेग्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस रिपोर्ट जो है वो किसने पब्लिश किया है? वो पब्लिश किया गया है बाय नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल, ठीक है, नॉर्वेन रिफ्यूजी काउंसिल, ठीक है। तो बाकी तीनों का हेडक्वार्टर होता है जेनेवा, नॉर्वे रेफ्यूजी काउंसिल होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है ओस्लो। ये बहुत पहले बनाई गई थी, ये 1946 में बनाया गया था, ठीक है, 1946 में बनाया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर होता है ओस्लो। ओस्लो जो होती है वो आपकी नॉर्वे की राजधानी भी होती है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इनमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है। चलो, ये नॉर्वे रेफ्यूजी काउंसिल 10th एडिशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सन डे। देखो बहुत, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही डायरेक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटरनेशनल सन डे जो होता है। अच्छा, इंटरनेशनल सन डे से आपको क्या याद रखना है? अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोग आंसर देते रहो, कोशिश करो। तो जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको जस्ट ये याद रखना होता है कि इंटरनेशनल सन डे तो है ही, लेकिन इसके साथ सन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो सन में आपके तीन लेयर्स होते हैं, पहले सबसे पहले सन में तीन लेयर्स होते हैं। तो सबसे अंदर जो होता है वो उसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है। उसके बाद जो लेयर होता है, उसके बाद जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। उसके के बाद जो होता है दिस नोन एज कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद सन का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, सन का जो सबसे बाहर वाला, ठीक है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम आंखों से देखते हैं ना, आंखों से जिसको देखते हैं, सन का सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम आंखों से देखते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोस्फियर, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोस्फियर। तो सन के अंदर तीन लेयर्स हैं, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, जो आंखों से देखता है दैट इज फोटोस्फियर। और इसके बाहर, सन के बाहर
एक ऐसा लेयर होता है ऑफ फ्री प्लाज्मा, ठीक है। ये सन के बाहर एक ऐसा फ्री प्लाज्मा का एक लेयर होता है, फ्री प्लाज्मा का लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोना, इसको हम बोलते हैं कोरोना, ठीक है। तो जो सन का लेयर है, हाँ सीए क्लास हर दिन ही होता है आपका। जो नॉर्मली जो मई वाला करंट अफेयर्स है वो अभी तो चल रहा है। जब ये मई वाला करंट अफेयर्स हो जाएगा, एक दो दिन में मई करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब जून का करंट अफेयर्स बनेगा तो जून का करंट अफेयर्स फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जून खत्म ना होते होते तो जून का करंट अफेयर्स बनेगा नहीं, तो जून खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब जून का करंट अफेयर्स बन जाएगा तो हम फिर से जून का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्वेश्चन आंसर क्या है, इंटरनेशनल संडे। अच्छा, इंटरनेशनल संडे से एक और चीज याद रखना, ठीक है। एक और चीज याद रखना इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, सोलर अलायंस, इसको इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो इसको इंडिया एंड फ्रांस दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर होता है गुरुग्राम, गुरुग्राम, जिसको हम नॉर्मली गुड़गांव बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर अलायंस, सोलर को लेकर कौन सा स्कीम है इंडिया में, कौन सी स्कीम है, तो याद रखिएगा स्कीम होता है शौर्य घर, शौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, मुफ्त बिजली योजना। तो तो इंटरनेशनल संडे जो है, मान लो इंटरनेशनल जो संडे है, तो ये संडे आपको ना याद रखो तो भी चलेगा, लेकिन ये जो चीजें हैं ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ती हैं, ठीक है, याद रखनी ही पड़ती हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो यहां पर वापस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर होता है मे 3rd, आंसर होता है मे 3rd। और आपको पता होगा कि कल जो जून था, 21 जून को, यह भी चीज याद रखना है कि 21 जून को, जून को हमारे यहां इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है इंडिया में, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होता है, जिसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टाइस, समर सॉलिस्टाइस। तो 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, इसको समर सॉलिस्टाइस, और 21 जून को ही वर्ल्ड योगा डे भी है, ठीक है, वर्ल्ड योगा डे भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। ये कटा हुआ है ना, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए हाई पावर कमिटी प्राइमरीली टू एग्जामिन विच इशू, ठीक है। तो ये अरुणाचल गवर्नमेंट ने कौन सा एक हाई पावर कमिटी बनाया है, ठीक है, हाई पावर कमिटी बनाया है टू एग्जामिन विच इशू। चलिए ये वाला आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए बताइए बताइए बताइए, अरुणाचल से है ना, बताओ, अरुणाचल से आएगा तो क्वेश्चन तो आएगा ही, बताओ। बी, एक का आया बी, और बी,
यस सॉरी, कहाँ चला गया, सॉरी कहाँ चला गया पता नहीं। क- ठीक है। अच्छा, तो कौन सा है, तो बी बी, जिनका बी बी एकदम सही है, दैट इज एपीएसटी रीवेरिफिकेशन, एपीएसटी रीवेरिफिकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑन द आईएलपी सिस्टम। जो आईएलपी सिस्टम है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, आईएलपी सिस्टम से आपको जस्ट ये एक चीज याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट है जिसमें आईएलपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, आईएलपी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी बंगाल, बंगाल ईस्टर्न, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर, फ्रंटियर रेगुलेशन, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। तो यहां पर आईएलपी को इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड ये कब हुआ था, ये हुआ था 1873 में। ठीक है, तो ये तो चीज है बी, कहा बी बी एकदम बी जी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको, ये वाला जो एक्ट है ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड इन 2026 मई 2026, अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट नोन प्रेजेंस व्हिच एनिमल अबव 3, ठीक है, 3000 मीटर्स ऑल्टीट्यूड। तो अरुणाचल ने एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अरुणाचल ने रिकॉर्ड बनाया है कि 3000 मीटर के ऊपर ऑल्टीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल में ही आपको ये एनिमल मिलेगा। कौन सा एनिमल है? तो कौन सा एनिमल होता है, कौन सा एनिमल होता है? तो यहां पर होता है आपका एशियन एलिफेंट। ठीक है, एशियन एलिफेंट। तो यहां पर एलिफेंट आपको यहां पर प्रेजेंस दिखा जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो एलिफेंट्स होते हैं वो प्लेन लैंड में होते हैं, पहाड़ के ऊपर बहुत ही कम होता है, बट फिर भी अरुणाचल के ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट नोन प्रेजेंस देखा गया है ऑफ एशियन एलिफेंट 3000 मीटर ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, एलिफेंट में सबसे अच्छा कौन सा स्टेट है याद रखिएगा, एलिफेंट का जो सबसे बेहतरीन स्टेट होता है वो होता है केरला। केरला में पेरियार नेशनल सेंचुरी, पेरियार, सॉरी पेरियार होगा, हम रियली सॉरी, ठीक कर देता हूं, इट्स कॉल्ड पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क होता है। तो पेरियार नेशनल पार्क इज अ वेरी फेमस फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा, रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड एंड मिथुन, ये इसको थोड़ा सा हमने कल भी पढ़ा था, फिर से थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूं। इन तीनों का अगर आईयूसीएन स्टेटस पूछा जाए, आईयूसीएन स्टेटस, तो रेड पैंडा का क्या था? रेड पैंडा का था एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस रेड पैंडा का था एंडेंजर्ड। स्नो लेपर्ड का क्या था? दैट इज वल्नरेबल, वल्नरेबल। एंड मिथुन का क्या था? मिथुन का होता है आपका वल्नरेबल। ठीक है, और रेड पैंडा का क्या था आपका? एंडेंजर्ड। और स्नो लेपर्ड से एक और चीज याद रखिएगा, स्नो लेपर्ड से, स्नो लेपर्ड इतना ज्यादा कम मिलता है तो इसी वजह से स्नो लेपर्ड को कहा जाता है द घोस्ट ऑफ माउंटेन, घोस्ट ऑफ माउंटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एनिमल है जिसको कहा जाता है द घोस्ट ऑफ माउंटेन, तो वो होता है आपका स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड को कहा जाता है द घोस्ट ऑफ माउंटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, ये भी बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, तो वर्ल्ड थैलेसेमिया डे होता है आपका मई 8 को। ठीक है, वर्ल्ड थैलेसेमिया डे होता है मई 8। तो कोई भी डे होता है तो डे का थीम जरूर याद रखिएगा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि कोई भी अगर डे होता है तो डे में दो चीजें पूछी जाती हैं, एक होता है डेट और एक होता है आपका उसका थीम। ठीक है, उसका थीम। तो यहां पर जो डे है तो थीम क्या है? थीम होता है हिडन नो मोर, फाइंडिंग द
undiagnosed supporting the unseen. ठीक है, दिस इज नोन एज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो थैलेसीमिया डे क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। नॉर्मली सबको थैलेसीमिया नहीं होता, जो जेनेटिक जिनका ब्लड डिसऑर्डर होता है तो वहां पर थैलेसीमिया होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट मे का अगर एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स अगर हो सके तो हम एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स गैदर करके फिर से आपके पास आएंगे। और नेक्स्ट मई वाला जब खत्म होगा उसके बाद जब जून आएगा, मतलब जून का करंट अफेयर्स जब आएगा, मतलब जून खत्म होगा उसका कंपाइलेशन किया जाएगा, करंट अफेयर्स जब आएगा तो उस चीज को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और नेक्स्ट दिन मिलते हैं बाकी करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो